अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो रिटन के एग्ज़ाम जो है उनमें बहुत अच्छे नंबर नहीं ले पाते। इवन दो आफ्टर गोइंग टू अकेडमीज फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ प्रिपरेशन, they are not able to secure good marks. Today I will tell you a very simple and very easy formula in order to obtain good marks with less effort. स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपका पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप एग्जामिनर को जो पेश कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ रिटन वर्क, नॉट यू आर गोइंग टू स्पीक योर सेल्फ। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, एंड इवन इफ़ यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्टफ एंड मटीरियल, but again if you are not able to perform yourself, to present yourself in an attractive manner in the examination, it means that your all the effort has been will prove fruitless in the later run. So basically you have to keep this fact in mind कि आपको वहाँ पे जो प्रूव करना है वो आपको एग्जामिनर को जो दिखाना है उसी के हिसाब से आपने उसको अपने साथ अटैच करना है और उसी के हिसाब से उसने आपको नंबर जो है वो अवार्ड करने हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जो राइटिंग का जो हमारा प्रोसीजर है, जो पैरामीटर है, उसको हम इम्प्रूव नहीं करते और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम लोग अच्छे नंबर नहीं ले पाते। इसमें मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो 2012 में पीएमएस के रिटन एग्ज़ाम में आई हैव स्कोर्ड 750 मार्क्स इन द रिटन पोर्शन. So basically the reason was that even I have not gone through very industriously or very laboriously through the books, but the basic thing was that in that exam, it was my first attempt in 2012 in PMS. I have adopted a very simple method, a very simple criteria, and what was that? That was actually I have applied two things. तो मैं आज आपसे वो शेयर करूँगा वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप इजीली अपने नंबर्स को, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो आपको चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, रिटन पोर्शन, यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी। अब स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक चीज़ ज़हन में नहीं रखते कि जो भी पेपर आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ सेम फॉर ऑल। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में या उनकी खिदमात के बारे में सवाल आ जाता है, इवन हज़रत मुजद्दिद अली अफ़सानी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी क्या खिदमात थी। ये तो हर बुक में और हर स्टूडेंट जानता है कि वो यहाँ 1817 में पैदा हुए सर सैयद जो थे, उन्होंने ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, अलीगढ़ का क़याम, मतलब सारी चीज़ें जो है आपको स्कूल कॉलेजेस, ईच एंड एवरी टॉम एंड हिक एंड हैरी, एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज अबाउट इट, बट द रीज़न इज़ दैट हाउ यू हैव टू क्रिएट डिफ्रेंशिएशन। दिस इज़ द बेसिकली पॉइंट। अब इसको हम बॉदर नहीं करते कि हमने वहाँ पे जो एग्जामिनर है उसको कैच किस तरह करना है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, जो आपका पेपर मार्क कर रहा है, उसको हमने किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अब उसके लिए मैं आपको बड़ी सिंपल चीज़ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमने रखिएगा, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसको आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कह लें, इंट्रोडक्टरी स्पीच कह लें, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होना है, क्योंकि वही आपका जो असल में जो पेपर में एग्जामिनर को कैच कर रहा है। दिस इज़ द बेसिकली थिंग। किस तरह करेंगे? अब उसके अंदर आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हम सर सैयद का सवाल आ गया पेपर में, आपसे पूछा जाता है कि उनकी क्या सर्विसेज थी, किस तरह उन्होंने मतलब सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए किस तरह काम किया। अब एक स्टूडेंट स्टार्ट करता है, जी सर सैयद अहमद ख़ान बॉर्न हेयर एंड हेयर, ये सारी चीज़ें आप बता देते हैं। अब दूसरा स्टूडेंट जो है, मैं तरीका बताने लगा आपको बयान करने का, क्या है, उसी क्वेश्चन को स्टार्ट देता है इस तरह से कि सर सैयद अहमद ख़ान rendered incalculable services in order to uplift the Muslims from not only in educational sphere but also he dusted या he cleansed the social, moral and religious quarters of the Muslim society. He was a torch bearer or torch holder or path indicator who illumined the social, academic and didactic lanes of the society. अब ये कितना एक अच्छा स्टार्ट है कि आपने एक सर्विस को बताने का तरीका है कि आप डायरेक्ट कह दें कि उन्होंने ये किया। आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज़ ऐड करें, और ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इम्प्रेसिव वोकेबलरी। आप वोकेबलरी के ऐसे वर्ड्स यूज़ करें दैट ऑटोमेटिकली टेक योर पेपर एग्जामिनर इनटू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या हैं कि आप उसको किसी ना किसी फील्ड में शिफ्ट कर दें। मसलन आप
सवाल आपके पास आ जाता है जी मुजद्दद अली फ़सानी जो है, हज़रत मुजद्दद अली फ़सानी, उनकी खिदमात के ऊपर नोट लिखें। अब आप क्या करेंगे, एक तो आप उसमें थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन को इतना खूबसूरत बनाएं। आप कहें जी स्टार्ट लिखने का तरीका है कि आप उसका बैकग्राउंड देखें। पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जब आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड का हिंट दे दें। कैसे देंगे, मसलन आप थोड़ी सी उसकी जो एनालिटिकल हिस्ट्री है या उसके पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा मिलाएं साथ। एट दैट टाइम सपोज द डॉन of the 16th century, yeah, the later half of the 16th century saw an uprising or the social reformer in the form of Hazrat Mujaddid Ali फ़सानी, the second reformer, the reformer of the first millennium, suppose. Then you also advance your answer by saying that he sifted the Muslim society. अब sift का मतलब क्या है, यानी किसी चीज़ को फिल्टर करना। जैसे अब आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त जो था मुस्लिम जो थे बेसिकली दीन इलाही चल रहा था, या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें बिदात थी उनका जो था बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे राइज थी। तो आप कहेंगे ही शिफ्टेड द मुस्लिम सोसाइटी फ्रॉम मैनी इलिसिट एंड इलीगल एक्टिविटीज़ या एडल्ट्रेशन या इम्प्योरिटीज़। इस तरह करके आप उसको केमिकल लैब के अंदर ले जाएं। यानी आप डिफरेंट फील्ड के साथ उसको सिमुलेट करते हुए जब आप कोई आइडिया स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करें उसको एक एब्स्ट्रैक्ट से मुराद मेरी ये है कि उसे इमेजिनेशन के अंदर जो पढ़ने वाला है वो मुतासर हो जाए, उसको पढ़ के उसको ज़हन में एक आइडिया आए कि बंदा मुझे कहाँ से घुमा रहा है। यानी वो आपके पेपर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे, मतलब गौर से पढ़े, उसको सोचिए उसका आइडियाज़ के ऊपर क्या बात हो रही है। अगर जर्नल लिखेगा, इसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल क्या है। अगर आप जर्नल लिख रहे हैं उसने जर्नल वे में उसको पढ़ना है और जर्नल जो मार्क्स कॉमन मार्क्स हैं उसको अवॉर्ड कर देना है। लेकिन अगर आपके पेपर के अंदर कोई इस तरह का स्टाइल है, अगर आपने स्टाइल यूनिक अडॉप्ट किया हुआ है, तो जब देखेगा उसका स्टाइल बड़ा खूबसूरत है तो ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन में वो आपको 2 to 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकली देता जाएगा। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप ओवरऑल देखें आपका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मेरा स्कोर था 160+। अब मुझे एक यूनिवर्सिटी में इस लड़का था, हालांकि मेरा जो मेजर है वो इंग्लिश है, मेरा एमफिल इंग्लिश में था, तो वो उसने पॉलिटिकल साइंस किया था PU से। अब मुझे कहता है कि यार पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। एक दफ़ा हमारी डिबेट होगी तो मैंने उससे कहा क्यों नहीं स्कोरिंग है, तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड रिजल्ट। अब वो कहता है कि यार मेरे जो नंबर है इसमें 120 बड़ी मुश्किल से आए हैं, हालांकि मैंने ये नोट्स तैयार किए थे, ये तैयार किए थे। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने सवाल वहाँ पे अटैम्प्ट किस तरह से किया है। लेकिन जब उसने मुझे अपना अटैम्प्ट करने का तरीका बताया तो देयर आई न्यू दैट बेसिकली हेयर वेयर द फ्लॉ लाइज एंड वेयर इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो हम उस चीज़ को नहीं देखते कि पेपर के अंदर आपने इतने स्टूडेंट्स के दरमियान 200-300 की जगह बनानी है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू क्रिएट डिफरेंस देयर, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू मेक योर प्लेस, मेक योर रूम देयर, यू आर एक्चुअली बैनिश्ड। फिर सेकंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू मेक एनालिटिकल पावर। अब एनालिटिकल पावर क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को डिस्कस करें तो उसको सिंपल या प्लेन मैनर में ना करें, एनालिटिकली थोड़ा सा उसका मतलब सरमाइज करें, थोड़ा सा उसको सम अप करें इस मैनर में कि आप उसको साथ साथ जिस तरह कोई एवेल्यूएट कर रहे हैं, अगर किसी की सर्विस है उसका कंट्रीब्यूशन एवेल्यूएट करते जाएं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था ये एजुकेशनल था, इसका इम्पैक्ट क्या गया, इससे पहले क्या था। इस तरह अगर आप उसकी बैकग्राउंड में और उसका जो लेटर ऑन रिजल्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स है, उसके साथ मिला के डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेन गुड मार्क्स। और सेकेंडली ये है कि आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी को, उसके लिए आपकी वोकैबुलरी सूटेबल होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, और एक एब्स्ट्रैक्ट एक स्टाइल है लैंग्वेज का, ये आप किसी भी लिटरेचर के इंग्लिश के टीचर जो है उससे सीख सकते हैं। दे न्यू वेल, अदरवाइज साइंटिफिक और द पर्सनस हु आर बिलोंग टू साइंटिफिक फील्ड दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। तो दूसरी चीज़ यह है कि आप उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच पैदा करें, और एनालिटिकल अप्रोच तब पैदा होती है जब आप उसकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन पढ़ते हैं या किसी जगह से उसके बारे में आप जो है डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आ जाती है, आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट डायमेंशन से देखना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल पावर। तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच।